गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ई लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका स्वागत है और ई लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, वह है भारत की संघीय व्यवस्था। प्रकरण को हम 2-3 लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पढ़ेंगे। सदैव की तरह हमारा आज भी पहला लक्ष्य ये रहेगा कि जो संघीय व्यवस्था की अवधारणा है वो हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर हो कि वास्तव में संघीय व्यवस्था वो क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि संघीय व्यवस्था से हमारे जो विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार कौन से प्रश्न बनते हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर रहें। और नंबर 3, प्रतियोगी दक्षता कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार का है उसके तहत भी कौन से प्रतियोगी प्रश्न हैं वो यहाँ से बन सकते हैं और पिछले वर्षों में कौन से सवाल यहाँ से बने हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जो बनने की संभावना रहेगी। इन तीनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक साथ। तो चलते हैं, आज का हमारा प्रकरण भारत की संघीय व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था। देखिए, संघीय व्यवस्था को हम पढ़ें तो इससे पहले हम केवल संघीय जो शब्द है या संघीय जो व्यवस्था है उसका अर्थ जानेंगे। तो न केवल हम भारत के संदर्भ में जान रहे हैं बल्कि पूरे ऑल ओवर पर्सपेक्टिव में पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो संघात्मक व्यवस्था है या जो संघीय व्यवस्था है, इसके लिए मैं दूसरा शब्द प्रयोग में लाऊंगा इस वीडियो में, संघात्मक व्यवस्था या संघीय संविधान या संघात्मक संविधान व्यवस्था में मैं काम में ले सकता हूँ। तो संघीय जो व्यवस्था है इसको हम जानेंगे। तो संघीय व्यवस्था को जानेंगे तो संघीय व्यवस्था को जानने से पहले ये भी जरूरी है कि संघीय व्यवस्था का एक पूरक व्यवस्था और है जिसको हम एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो वास्तव में संघीय व्यवस्था क्या है और एकात्मक व्यवस्था क्या है, इन दोनों व्यवस्थाओं के स्थूल जो अंतर हैं वो हमें देखने हैं। हम विशुद्ध रूप से यहाँ पे परिभाषा नहीं करते हुए संघात्मक जो व्यवस्था है वो और एकात्मक जो व्यवस्था है वो, यानी संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, इन दोनों का जो स्थूल अंतर है वो जान लेते हैं। देखिए, संघीय का जो बिल्कुल अपोजिट या दूसरा जिसका रूप है वो है एकात्मक। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था के तहत यदि शक्तियां उस देश के संविधान ने बांटी हैं तो वो संविधान अपने आप में संघात्मक संविधान है। और उस देश के संविधान ने शक्तियों को न बांटकर, यानी जो संघ की इकाइयाँ हैं उनमें नहीं बांटकर, बल्कि केवल एक ही केंद्रीय सरकार में उसको रखा है या एक ही केंद्रीय सरकार में केंद्रीकृत कर दिया है, तो वो व्यवस्था होती है एकात्मक। अर्थात शक्तियों के विभाजन के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कोई व्यवस्था या कोई संविधान है वो अपने आप में संघीय है या एकात्मक संविधान है। तो हम भारतीय संदर्भ को बाद में लेंगे। तो संघीय व्यवस्था में प्रमुख जो विशेषता उसकी जो सामने आएगी वो ये आएगी, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, इसकी परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में उसके सर्वोच्च कानून के द्वारा अर्थात उसके संविधान के द्वारा यदि शक्तियां जो हैं उन शक्तियों को केंद्र सरकार और उसमें जो उसकी इकाइयां हैं संघ की, यानी राज्य सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें बोल सकते हैं आप, या अलग अलग राज्यों में उनके लिए अलग अलग नाम हैं, तो अगर उनमें बांट दी गई हैं संविधान के माध्यम से, परिभाषित कर दी गई हैं सुस्पष्ट रूप से, तो वो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है। इसका उल्टा बिल्कुल जो होगा, विलोम जो होगा, वो एकात्मक व्यवस्था होगी। इसमें शक्तियों का विभाजन है वो नहीं होगा, बल्कि केंद्रीय जो सरकार है उसी के पास सारी शक्तियाँ रहेंगी और जो उसकी यूनिट्स हैं या जो इकाइयाँ हैं उनके पास शक्तियाँ नहीं रहेंगी, यानी संविधान के द्वारा उनको शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी, बल्कि सारी की सारी शक्तियाँ एक ही केंद्रीय सरकार में निहित रहेंगी। यहाँ पे ध्यान देना आपको, एकात्मक सरकारों में भी शक्तियाँ बटी होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो बटी होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम देखते हैं कि जो बटी होती हैं उनमें होता यह है कि वो शक्तियाँ संविधान नहीं बांटता है, बल्कि एकात्मक जो सरकार है वहाँ की केंद्रीय सरकार है, उस देश के लिए पूरे देश की जो सरकार है वो ही क्या करती है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन कर देती है। यानी जो अधीनस्थ सरकारें हैं, स्थानीय शासन होगा, राज्यों की सरकारें होंगी, जो भी स्थिति वहाँ पे हो सकती है उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं वो शक्तियाँ उनको बांट देती हैं। लेकिन ऐसी दशा में उस व्यवस्था को हम
एकात्मक व्यवस्था ही बोलेंगे, क्योंकि शक्तियां हैं वो संविधान ने नहीं बांटी हैं, बल्कि केंद्रीय सरकार ने बांटी हैं, और केंद्रीय सरकार उन शक्तियों को कभी भी इनसे छीन सकती है। लेकिन इन्हीं शक्तियों को अगर संविधान में लिख दिया गया हो ठीक तरह से, तो फिर वो शक्तियां हैं वो वापस छीनी नहीं जा सकती, उनको कम नहीं किया जा सकता। तो इस सेंस में हम कहेंगे कि शासन व्यवस्थाएं दो तरह की हैं, संघीय और एकात्मक। और आज हमें पढ़ना है भारत की संघीय व्यवस्था को, तो हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था। देखिए, संघ शब्द की संरचना को हम पहले पढ़ेंगे। संघ शब्द का जो अंग्रेजी पर्याय है वो है फेडरेशन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संघ। अगर इस फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति को हम देखें तो हमें जो संघीय व्यवस्था है या संघ का जो निहितार्थ है वो हमारे सामने आ ही जाएगा। फेडरेशन शब्द है वो एक शब्द है फोइडस, हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको फोइडस, इससे बना है। ये फोइडस शब्द जो शब्द है ना, ये लैटिन शब्द है। तो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ है संघ। और ये जो फोइडस शब्द है लैटिन का, इसका जो अर्थ है वो है संधि या समझौता, संधि या समझौता। अर्थात फेडरेशन का अर्थ हुआ संधि या समझौता। तो हम फेडरेशन का अर्थ इस सेंस में लेंगे कि फेडरेशन का जो निर्माण हुआ है वो किसी संधि के द्वारा या किसी समझौते के द्वारा हुआ है। फेडरेशन का जो निर्माण है वो संधि या समझौते के द्वारा हुआ है। अगर कोई संघीय व्यवस्था है तो हम ये मानेंगे, अगर उसका नाम फेडरेशन है तो निश्चित ही वो किसी संधि या समझौते का परिणाम है, ये हम मान के चलते हैं। तो फोइडस जो शब्द है वो इंडिकेट करता है कि फेडरेशन अगर कहीं होगा तो फेडरेशन में जो शक्तियां हैं या जो संघ का निर्माण हुआ है, फेडरेशन का निर्माण हुआ है, वो निर्माण कुछ समझौतों और शर्तों के साथ हुआ है, या जो संधि हुई है कुछ समझौतों के साथ हुआ है। निश्चित सी बात है, समझौता किन के मध्य हुआ है? उस संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों के मध्य हुआ है। अर्थात यदि संघ का निर्माण अमेरिका में हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन राज्य हैं, वहाँ के 50 राज्य हैं, उन्होंने मिलकर अमेरिकन संघ का निर्माण किया है। तो ये है समझौता और संघ। अब हम बात करेंगे संघात्मक व्यवस्था। अगर राजनीति विज्ञानी किस व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था बोल सकते हैं, तो क्या संघात्मक व्यवस्था का दायरा क्या है? एक फेडरेशन जो होगा उसका दायरा क्या होगा? कौन से अर्थों में कोई व्यवस्था है वो फेडरेशन है और कौन से अर्थों में वो फेडरेशन नहीं है, यानी एकात्मक है। तो हम सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था जिस व्यवस्था को बोलते हैं उसमें कौन से लक्षण होने चाहिए? तो मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हम राजनीति विज्ञानी ये मानते हैं कि 5 विशेषताएं हैं वो किसी भी फेडरेशन में या संघीय व्यवस्था में होती हैं। उसमें से पहली विशेषता मैं बता रहा हूं आपको, लिखित सर्वोच्च और अचल संविधान। अचल के लिए मैं कठोर शब्द भी काम में ले सकता हूं, यानी किसी भी संघीय व्यवस्था का पहला जो लक्षण होगा, पहला जो उसकी विशेषता होगी वो होगी कि वहाँ पे संविधान होगा वो लिखित होगा, सर्वोच्च होगा। संविधान है वो सर्वोच्च का मतलब है संविधान को सबसे बड़ा कानून उस देश का माना गया हो, सर्वोच्च जो अपने आप में होता ही है। और अचल का मतलब यहाँ पे कठोरता से है, यानी संविधान जो है जिसमें शक्तियाँ बंटी हुई हैं, एग्रीमेंट लिखे हुए हैं, समझौते लिखे हुए हैं, वो संविधान है वो इतना सुनम्य नहीं होना चाहिए कि जब भी इच्छा हो और संघीय सरकार उसको बदल दे, तो अपने आप में वो कठोर होना चाहिए। अचल का मतलब यहाँ पे है वो स्थिर रहने से है, उसकी जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं वो स्थिर रहनी चाहिए। तो पहली विशेषता हो गई लिखित, सर्वोच्च और कठोर संविधान। दूसरा, ये इसका मुख्य लक्षण, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, शक्तियों का विभाजन उस संविधान में होना चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि शक्तियों का विभाजन या बंटवारा किसी और माध्यम से हुआ है तो उसको हम संघीय व्यवस्था नहीं बोलते हैं, बल्कि शक्तियों का विभाजन या बंटवारा जो हुआ है वो संविधान के माध्यम से हुआ है, संविधान में लिखित करने के बाद में हुआ है, तो वो व्यवस्था संघीय व्यवस्था हो सकती है। अब बात करेंगे शक्ति विभाजन की। तो शक्ति विभाजन होना आवश्यक है, संघीय व्यवस्था की ये मूलभूत लक्षण है। तो देखो, शक्ति विभाजन के लिए जो संघीय देश हैं, जो फेडरेशन हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो 2 तरह से शक्ति विभाजन है। एक तो गणना और अवशेष।
गणना व अवशेष। एक दूसरा जो माध्यम है वो हो सकता है सूची से, सूची प्रणाली से, सूची प्रणाली से। ये दो मेथड हो सकते हैं। इन मेथड्स के द्वारा शक्तियां जो हैं वो उस संघ की, संघीय सरकार के मध्य और उसकी जो संघ की इकाइयां हैं, उसके जो संगठक हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके मध्य बटी हुई होती है। तो गणना व अवशेष का तो निहितार्थ यह है कि गणना कर ली जाती है और शक्तियां हैं, जैसे गणना का मतलब है गिनती कर लेना, तो संघ के लिए गिनती कर ली जाती है कि ये शक्तियां रहेंगी, और अवशेष का मतलब जो बची हुई हैं वो शेष राज्यों के पास चली जाएंगी। सूची प्रणाली का मतलब है विभिन्न सूचियों के माध्यम से संघ सूची, राज्य सूची की, ये संघ सूची के विषय रहेंगे, ये राज्य के, तो शक्ति विभाजन होना आवश्यक है। मेथड कोई सा भी हो सकता है। तीसरी हम बात कर लें तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ये जो विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय वाली, ये एक कंपलसरी इसकी शर्त है, क्योंकि किसी भी संघीय व्यवस्था में अगर सर्वोच्च न्यायालय वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होगा तो निश्चित सी बात है कि उस संविधान का संरक्षक कोई नहीं होगा। फिर सामान्यतः हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश का होता है वो अपने जो सबसे बड़े या सबसे जो मूल कानून है, लिखित कानून है, संविधान, उसका संरक्षक होता है। एक बात। नंबर दो, सर्वोच्च न्यायालय इस अर्थ में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि निश्चित सी बात है शक्तियाँ जहाँ बटी हुई होंगी तो शक्तियों को लेकर खींचतान भी होना स्वाभाविक है। संघ की जो सरकार है वो और उसकी जो इकाई है उनकी सरकारों के बीच में सामान्यतः ये चलता रहता है कि ये शक्ति इसके पास है, ये शक्ति इसके पास है। तो इस बात का, इस विवाद का निपटारा करने के लिए उस राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। तो सर्वोच्च न्यायालय होना आवश्यक है। ये तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ हो गई। अब देखो चौथी शक्ति और बता देता हूँ मैं आपको। ये तीन जो शक्तियाँ हैं इनको आप ये मान सकते हो कि ये जो तीन शक्तियाँ हैं ये मुख्य शक्तियाँ होनी हैं, ये आवश्यक हैं। इसके बिना हम किसी संघ की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो चौथी शक्ति के रूप में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, यानी किसी भी देश की जो संघीय संसद है व्यवस्थापिका, उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व है, राज्यों को स्थान, राज्यों को स्थान एवं दोहरी नागरिकता। मैं एक और जोड़ रहा हूं इसमें, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। आप इसमें ये देखें कि केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी उस देश की जो संघीय व्यवस्थापिका है, संघीय संसद, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ भारत की संसद है, उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। और सामान्यतः ये जो प्रतिनिधित्व है वो उस राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके अपर हाउस में, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा में, अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो सीनेट में मिलता है। तो केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में राज्यों को स्थान दिया जाता है, ये संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। और साथ ही साथ एक विशेषता और है कि दोहरी नागरिकता सामान्यतया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह कंपलसरी है, लेकिन सामान्यतया संघीय व्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। और एक और विशेषता बता रहा हूँ, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका एवं राज्यों के स्वयं के संविधान, एवं राज्यों के संविधान, अर्थात संविधान में संशोधन करने की बात हो तो उसमें जो उसके संघ की जो इकाइयां हैं उनको भी महत्व देना आवश्यक है। अर्थात ऐसा नहीं हो कि संघीय व्यवस्थापिका है वो अकेली अपने दम पर, अपनी ताकत से, अपनी शक्तियों से संविधान में संशोधन कर दे, बल्कि राज्यों की उसमें भूमिका होनी चाहिए। बिना राज्यों की मर्जी के ऐसे उपबंधों को बदला नहीं जाए जो संघीय व्यवस्था के निर्धारक हैं। तो संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका होना आवश्यक है और राज्यों के स्वयं के संविधान भी होने आवश्यक हैं संघीय व्यवस्था के हिसाब से। तो ये जो अंतिम दो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, चौथे और पांचवें, ये गौण लक्षण है, गौण। लेकिन ये जो ऊपर वाले तीन लक्षण मैंने आपको बताए ये मुख्य लक्षण हैं, ये किसी भी संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने आवश्यक हैं। इन लक्षणों के बिना भी कोई व्यवस्था है वो अपने आप में संघीय हो सकती है, लेकिन ये तीन लक्षण जहाँ नहीं होंगे, तीन विशेषताएं जिस सिस्टम की नहीं होंगी, उसको हम संघीय या फेडरल सिस्टम नहीं बोल सकते। तो ये पांच हैं। हम आगे चलकर इसमें देखेंगे कि भारतीय व्यवस्था को हम इसमें देखेंगे कि कौन से लक्षण भारत में विद्यमान हैं।
फिलहाल मैं बात करता हूँ भारतीय संघीय व्यवस्था की, और भारतीय संघीय व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था को अपनाया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अनुच्छेद 1 की बात करता हूँ। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, उसको जब हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में भारत में संघीय व्यवस्था है या किस तरह की व्यवस्था है, या मिलीजुली है या एकात्मक है। तो अनुच्छेद 1 जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूँ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे जो शब्द काम में आया वो आया यूनियन। इसको मैं एक बार रेखांकित करता हूँ, यूनियन। हिंदी में अगर बोलूँ तो भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। अर्थात अभी तक जब संघीय व्यवस्था की भारत में बात हो रही है तो उसमें कहीं फेडरेशन शब्द का जिक्र नहीं आया है। फेडरेशन शब्द जो है वो भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। तो भारत के संविधान में जो शब्द आया है फेडरेशन के स्थान पे वो यूनियन शब्द काम में आया है। और अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। तो एक तो ये हुआ। तो यूनियन शब्द के लिए हम सही शब्द की तलाश करेंगे। यूनियन शब्द तो क्या बोलेंगे? जब फेडरेशन को हम यहाँ पे, जब फेडरेशन शब्द को मैंने आपको ऊपर बताया था कि फेडरेशन के लिए जो उपयुक्त हिंदी शब्द है ना वो संघ शब्द काम में आता है, और यूनियन के लिए भी हमारे पास कोई उपयुक्त हिंदी शब्द नहीं होने के कारण हम इसके लिए संघ शब्द ही काम में लेते हैं। संघ शब्द ही यहाँ पे हम इसके लिए काम में ले रहे हैं। लेकिन भारत क्या वास्तव में यूनियन है या फेडरेशन है? भाई जब फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ ही नहीं है तो क्या हम इसको संघीय व्यवस्था मान सकते हैं, या फिर ये यूनियन शब्द है, ये क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, इस पे हम अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, एक तो आपको ये समझना है कि भारत वास्तव में संघीय है या नहीं है, इस संविधान में क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़कर अगर हम संविधान सभा की तरफ लौटें तो हम ज़्यादा ठीक से जान पाएंगे कि भारतीय जो व्यवस्था है वो वास्तव में किस तरह की है। एक बात तो आप निश्चित समझ लें और जान लें कि भारतीय संविधान निर्माता भारत के लिए एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान निर्माताओं की जो परिकल्पना थी वो भारत को एक ऐसे संघ में ढालने की थी जो सहयोगात्मक रवैया अपना सके, यानी वो मुख्यतः संघीय राज्य की स्थापना ही करना चाहते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम बात कर लें यूनियन की, कि अगर संघीय व्यवस्था की स्थापना करनी थी तो यूनियन शब्द आया है, फेडरेशन शब्द नहीं आया है। तो हम देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो स्पष्टीकरण दिया है संविधान सभा में बोलते हुए, उससे हम इन दोनों शब्दों के अर्थों को ठीक से जान पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे पता नहीं है कि यूनियन शब्द का सही अर्थ क्या होगा, मैं इसका अर्थ संयोग की तरह लेता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो यूनियन शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना संविधान सभा में बोलते हुए, वो संयोग के लिए कर रहे हैं, संघ शब्द को काम में नहीं लिया उन्होंने। वो बोल रहे हैं यूनियन, कि मैं यूनियन शब्द को काम में ले रहा हूँ और संयोग। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यूनियन शब्द को, ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ नहीं जानता हूँ, जानबूझ के हमने यूनियन शब्द को काम में लिया है या लिया गया है इस संविधान में। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि फेडरेशन जो शब्द है उसका जो वास्तविक अर्थ है, लैटिन के हिसाब से हम फेडस का अर्थ देख रहे थे, संधि या समझौता। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि जब मैं यूनियन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ संविधान में, या यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके दो निहितार्थ हैं यूनियन शब्द के, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात जब यूनियन शब्द काम में लिया गया है तो इसका अर्थ ये है कि भारतीय जो संघ बना है, वो इंडियन जो यूनियन है, राज्यों का जो यूनियन है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और नंबर 2, यूनियन का अर्थ यह है कि राज्यों को, अर्थात जो प्रांत हैं, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये दो चीज़ें हैं जो यूनियन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करती हैं डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, संघ शब्द कहीं नहीं है उसमें, ये भी ध्यान देना अपने को, संघ शब्द भी नहीं है, बल्कि जुड़ा हुआ शब्द है राज्यों का संघ। भारत
जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का शब्द यहाँ पे काम में लिया गया है, यानी राज्यों के संयोग को परिलक्षित कर रहा है ये। तो अब हमें दो चीज़ और देखनी है कि जब संघ का निर्माण होता है तो किस तरह से संघ के निर्माण में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि जो यूनियन शब्द है यहाँ पे, वो यूनियन शब्द हम लोगों ने 1867 का एक अधिनियम है, उसका नाम है ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बोलते हुए ये साफ जाहिर करते हैं कि यूनियन शब्द जो हमने लिया है, या यूनियन शब्द का जो अर्थ हमने लिया है, वो यहाँ से लिया है। 1867 का एक अधिनियम है जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था, उसका नाम है ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका एक्ट। यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में एक देश है जिसका नाम है कनाडा, और कनाडा के जो राजनीतिक व्यवस्था है, या कनाडा की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको गवर्न करने के लिए ये एक्ट आया था ब्रिटिश संसद से 1867 में। और हम जानते हैं कि कनाडा के संविधान का जो मुख्य भाग है वो ये एक्ट ही है, 1867 का एक्ट। तो इस एक्ट में तो हम कमोबेश यही बोलते हैं राजनीतिक परिभाषा के अनुसार से कि जो संघ शब्द है, यानी यूनियन जो शब्द है भारत के संविधान में, वो कनाडाई जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे हमारे पास यहाँ पे आया है। तो इस एक्ट में यूनियन शब्द का जिक्र था, और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये यहाँ पे है ये शब्द, और इसको हमने ठीक माना है, और इसको जो संघ, जो भारतीय संघ है, यानी राज्यों का जो संघ है, उसके लिए हमने इसको प्रयोग करना उपयुक्त समझा है। तो ये हमें और अलग से इसको ध्यान रखना है। तो भारत है वो कनाडाई पैटर्न का संघीय स्ट्रक्चर है, वो उसका निर्माण कर रहा है, ये हमने देख लिया है। देखिए, मूल रूप से कनाडाई जो संघ है उसको हम यूँ समझ सकते हैं, कनाडा, इसमें भी संघ का निर्माण है। भाई कनाडा भी संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, और अगर दूसरा बात कर ले अमेरिकी संघ, दोनों ही संघात्मक व्यवस्था वाला देश हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये परिभाषित करते हैं, और हमारे सामने भी ये ऐतिहासिक तथ्य हैं कि जो कनाडा है उसमें जो संघ का निर्माण हुआ था वो हुआ था सुविधा की दृष्टि से। कनाडा एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, और अमेरिका में जो निर्माण हुआ था वो अलग पैटर्न से हुआ है। देखो, दोनों को पैटर्न को समझते हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है वो इन दोनों में से किस पैटर्न से हुआ है। तो कनाडा में जो पैटर्न था वो ये था कि एक बड़ा राज्य था, उसको इकाइयों में बांटा गया सुविधा की दृष्टि से, यानी बड़ा राज्य इकाइयों में बंटा। शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से कनाडा एक बहुत बड़ा राज्य था, और उसको ये कह सकते हैं हम प्रांतों में बांट दिया गया, और इस तरह से संघ का निर्माण हुआ। अमेरिका में बिल्कुल उल्टे पैमाने पर हुआ। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो उसमें राज्यों की संख्या 13 थी, और उन स्वतंत्र 13 राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया था। यानी यहाँ पे तो राज्य मिले हैं तब संघ बना है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ी इकाई थी जिसको तोड़कर उसके टुकड़े किए गए हैं, जिनको प्रांत या इकाइयाँ या यूनिट्स बोला गया है। ये मेजर डिफरेंस है, और भारत भी ठीक इसी पैटर्न का है। भारत में भी यूँ नहीं है कि अलग अलग राज्यों ने मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया है, बल्कि सुविधा की दृष्टि से एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए सुविधाजनक तरीके से वो चल सके उसकी सरकार, इसके लिए उसको प्रांतों में या इकाइयों में बांटा गया है। तो इसलिए ये एक हम कहते हैं कि वो जो संघीय व्यवस्था भारत की है वो कनाडाई पैटर्न की है। पूरी तरह से जो कनाडा के संविधान में फॉलो हुआ है वो यहाँ पे फॉलो हुआ है। अब हम बात करें भारतीय संघ के कि इस पैटर्न से हम देखें, ये जो संघीय व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे थे, तो हम भारतीय संघीय व्यवस्था का परीक्षण जब करेंगे तो हम ये पाएंगे कि कौन सी विशेषताएं यहाँ पे निहित हैं और कौन सी निहित नहीं हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो संघीय व्यवस्था के ये लक्षण बोर्ड पे लिखे गए हैं वो अगर विद्यमान नहीं है तो वो संघात्मक का जो विलोम जो शासन व्यवस्था है वो है एकात्मक। तो हम ये कहेंगे कि वो फिर एकात्मक है। तो भारतीय संविधान में कौन से लक्षण हैं वो संघीय हैं और कौन से एकात्मक हैं, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। जो 5 मैंने विशेषता बताई हैं, उन विशेषताओं के आधार पर हम परखेंगे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को या भारतीय संघीय व्यवस्था को कि क्या वो जो राजनीति विज्ञान की कसौटी है, जो राजनीति विज्ञानियों की जो संघ की परिभाषा या संघीय व्यवस्था की कसौटी है, उस पर खरी उतरती है या नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान में हम 2 तरह के लक्षणों को चिन्हित करेंगे। एक तो ऐसे लक्षण जो संघात्मक व्यवस्था को इंडिकेट करते हैं, नंबर 1। दूसरा एकात्मक को।
पहली विशेषता जो मैंने बताई थी संघीय व्यवस्था की, उसमें मैंने बताया था लिखित संविधान, कठोर संविधान और सर्वोच्च संविधान। कमोबेश तीनों ही मामलों में हम भारतीय संविधान को इस कसौटी पे बिल्कुल सटीक मान सकते हैं। भारतीय संविधान लिखित है, कठोर है। कठोर इस सेंस में है कि जो राज्यों से संबंधित प्रावधान है, राज्यों को शक्तियां देने से संबंधित प्रावधान है या छीनने से संबंधित प्रावधान है, उनमें संशोधन हम आसानी से नहीं कर सकते बिना राज्यों की सहमति के। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कठोर है। यद्यपि ऑल ओवर हम देखें तो संविधान जो है वो समन्वय है, कठोर और लचीले का। लेकिन अगर हम ये देखें कि संघात्मक व्यवस्था के नज़रिए से तो भारत का संविधान अचल है। 1950 का संविधान अभी भी कार्य कर रहा है, लागू है, लिखित है और कठोर है। तो इस दृष्टिकोण से ये संघात्मक का लक्षण हो गया लिखित संविधान। अगर भारतीय व्यवस्था में हम देखें लिखित है और कठोर है तो भारत यहाँ पे आएगा। दूसरी विशेषता हम देखें शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन को जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि शक्ति विभाजन जो भारत में किया गया है वो सूची प्रणाली से किया गया है। सूची प्रणाली से किया गया है। संघीय व्यवस्था में विशुद्ध जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं उनमें शक्तियां हैं वो किसी भी पैटर्न से आप गणना या अवशेष से सूची प्रणाली से बांट सकते हैं। लेकिन भारत में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एकात्मकता के लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं संघात्मक के स्थान पे। यानी शक्तियाँ वो बराबर नहीं बांटी गई हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो विशुद्ध संघीय व्यवस्थाओं में जो राज्यों के पास जितनी शक्ति होती है या प्रांतों के पास जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति भारत के राज्यों के पास नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि शक्ति विभाजन में भारतीय संविधान ने एकात्मक रुख अपनाया है। यानी एक तरफ केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति, केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति। देखिए हम देख सकते हैं कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति दी गई है भारत के सिलसिले में, तो आपको समझना है कैसे दी गई है। देखिए भारत में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, ये 4 तरह से बंटा हुआ है। विशुद्ध जो संघीय व्यवस्थाएं हैं उसमें जो अवशिष्ट विषय होते हैं, अवशिष्ट विषयों का मतलब है जो तीनों सूचियों में दर्ज नहीं है। अवशिष्ट विषय ऐसे विषय हैं जो तीनों सूचियों में ही दर्ज नहीं हैं, वो अवशिष्ट छूटे हुए विषय हैं। तो वो अवशिष्ट विषय संघीय व्यवस्थाओं में सामान्यतया राज्यों को दिए जाते हैं। अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो वो राज्यों को दिए गए हैं। लेकिन वो भारत में जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसको दिए गए हैं? अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार या संघीय जो सरकार है उसके पास हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अवशिष्ट विषय यहाँ पे हैं, इसलिए अवशिष्ट विषयों की स्थिति को देखकर हमें कह सकते हैं कि ये संविधान में एकात्मकता का लक्षण है। अगर हम बात कर लें तीसरी विशेषता की, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय देखिए हम जानते हैं कि कार्यपालिका नियुक्ति करती है भारत में न्यायपालिका की। तो राज्यों की कोई भूमिका होती नहीं है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के निर्वाचन में। लेकिन सर्वोच्च जो न्यायालय है वो भारत में स्थापित है। तो हम ये कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय इंडिकेट करता है कि विशुद्ध संघीय व्यवस्था है। ये सर्वोच्च न्यायालय है वो संघात्मकता का लक्षण लिए हुए है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि वो एकीकृत है। ये एकीकृत शब्द है ना, इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि एकीकृत का मतलब क्या है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है सोपानी व्यवस्था है। सोपानी व्यवस्था की बात करूँ तो जिला स्तर पे जैसे सबसे बड़ा न्यायालय है वो सत्र न्यायालय है, उसके बाद में विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय हैं, उसके बाद में पूरे देश के लिए एक न्यायालय है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, और वो संविधान का संरक्षक है, अंतिम व्याख्याकार है। तो इस सिलसिले में हम देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय हो गया? सुप्रीम कोर्ट। अर्थात राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, उनके फैसलों को पलटा जा सकता है वहाँ पे, या उनको पुनर्परिभाषित किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो एकीकृत है, अर्थात अलग अलग न्यायालय नहीं है देश में, केवल एक ही न्यायिक सिस्टम है और वो संघीय विशेषता को इंडिकेट करता है। तो ये जो भारतीय संविधान का लक्षण है वो एकीकृत न्यायालय है, वो संघात्मक व्यवस्था को पुष्ट करता है। एकीकृत जो व्यवस्था है वो ये करती है। फिर देखो तीसरी जो विशेषता है उसकी हम बात करें, चौथे की, 3 तो हो गई सॉरी, चौथे में हम बात करेंगे राज्यों का केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व है।
तो राज्यों का केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया कि जो अपर हाउस है संघीय व्यवस्थापिका का, उसमें राज्यों को कितने स्थान दिए गए हैं। तो विशुद्ध जो संघीय व्यवस्था है ना, उसमें ये होता है कि राज्यों को जो स्थान दिए जाते हैं ना, वो दिए जाते हैं संख्या के अनुसार बराबर। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, बराबर, यानी राज्यों को जो स्थान मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। अमेरिका में 50 राज्य हैं अमेरिकन संघ में, और 50 राज्यों को सीनेट में बराबर बराबर स्थान दिया गया है। लेकिन भारत में हम कह सकते हैं कि बराबर स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि भारत में स्थानों का वितरण करते समय जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है। मतलब जनसंख्या जिसकी जितनी ज़्यादा है उसको उतने स्थान वहाँ पे दिए गए हैं। एक बात। नंबर 2, दोहरी नागरिकता। तो आप देखेंगे कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, अर्थात दोहरी नागरिकता नहीं होना किसका लक्षण है, एकात्मकता का। तो इकहरी नागरिकता, जब दोहरी नहीं है तो कैसी है, इकहरी नागरिकता। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन सब में दोहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता है वो इस बात का संकेत करती है कि भारत में जो शक्तियां हैं वो सर्वोच्च रूप से संघीय सरकार में है, निहित हैं। कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और बंगाल का नागरिक नहीं है। तो अपने आप में एक राष्ट्रीय एकता है, उसको बनाने का प्रयास किया गया है इकहरी नागरिकता के माध्यम से। तो इस मामले में हम देखें तो ये एकात्मक विशेषता है भारतीय संविधान की। अगले की बात करें तो राज्यों का संविधान संशोधन में भाग लेना। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका है या नहीं है, तो इस सेंस में अगर हम देखें तो केवल राज्यों को भाग लेने की छूट तो दी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि संविधान का 3/4 जो भाग है वो अकेली संघीय व्यवस्थापिका या संघीय संसद बदल सकती है। केवल 1/4 जो भाग है उसी में संशोधन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, राज्यों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं, उनकी आवश्यकता होती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि प्रत्येक संशोधन है वो बिना राज्यों की स्वीकृति के नहीं होता। अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ पे संविधान में संशोधन है वो राज्यों की स्वीकृति के बिना होना बड़ा मुश्किल है। तो इस मामले में बिल्कुल ढीला सा संघ है ये। तो संविधान संशोधन में नगण्य भूमिका या न्यून भूमिका, ये ऐसा लक्षण है जो संघीय सरकार यानी एकात्मकता, एक ही सरकार की जो बहुलता है या उसकी शक्ति है उसकी परिचायक है ये, कि संविधान संसद में जो भूमिका है वो न्यून है या कम है। अच्छा, संशोधन प्रक्रिया में भूमिका नहीं है, फिर एक राज्यों के अलग संविधान नहीं है। तो राज्यों के संविधान संघीय व्यवस्था में होते हैं, तो वास्तव में संघीय व्यवस्था में राज्यों के जो संविधान हैं वो होते हैं। अमेरिका में अलग संविधान है, स्विट्जरलैंड जो विशुद्ध रूप से संघीय व्यवस्था है उसमें भी अलग राज्यों के संविधान है, लेकिन भारत में अलग राज्यों के संविधान नहीं है। तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है। मेरा कहने का आशय है कि संविधान जो है अपना भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक लक्षण भी विद्यमान है और एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है। लेकिन जब आप इस साइड की टेबल को देखते हो तो आप ये पाओगे कि ज़्यादा तो शक्तियाँ हैं वो एकात्मकता को लिए हुए हैं। संघीय सरकार को अधिक मजबूत बनाने के लिए संविधान का लेखन हुआ है, ये हम मान सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है फिर वो है कैसी। तो क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि संघात्मक व एकात्मक का मिला जुला रूप है, या हम ये कह सकते हैं कि विशुद्ध संघात्मक है या विशुद्ध एकात्मक है। क्या इसकी परिभाषा लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि तालमेल है दोनों का। संघात्मक जो संघीय व्यवस्थाएं हैं, संघीय जो विशेषताएं हैं उनको भी निहित कर रखा है, और एकात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी निहित कर रखा है। तो जो स्पष्ट शब्द है, अगर हमें एक लाइन में इसका आंसर करना हो कि भारतीय संघीय जो व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, तो हम बोलेंगे मिश्रण। संघीय प्लस एकात्मक का मिश्रण है ये, इसका मिला जुला रूप है, ये हम बोलते हैं। ये हमें सामान्यतः दिखाई पड़ता है जब हमने संघीय व्यवस्थाओं की जो कसौटियां हैं उन पे भारतीय व्यवस्थाओं को, जब भारतीय संविधान को देखा है तो हम ये जान चुके हैं कि संविधान में संघीय व्यवस्थाएं निहित हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो भी निहित हैं। अब हमें ये जानना है कि भारतीय संघ कैसा है। मैं इसकी प्रकृति की बात करूँ, नेचर की बात करूँ, भारतीय संघ कैसा है, तो उसका जो सही आंसर होगा कि संघीय है या विशुद्ध है या एकीकृत है या एकात्मक है, तो इसकी सही परिभाषा जो होगी वो ये होगी, भारतीय संविधान
संघात्मक है लेकिन एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, की ओर झुका हुआ है। ये इसका सही आंसर होगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से या शॉर्ट जो आंसर लिखते हैं हम किसी भी प्रश्न का, तो उसमें हम ये लिखेंगे कि भारतीय संविधान संघात्मक है लेकिन एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। नहीं, संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक है लेकिन उसमें एकात्मक यानी केंद्र सरकार को, अगर शक्ति बांटने की बात होगी तो दो पक्ष हो गए, संघ सरकार और राज्यों की सरकार। तो राज्यों की जो सरकार हैं उनको कम शक्तियां दी गई हैं और जो संघीय सरकार है उसको ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। शक्तियां तो दी गई हैं ना। जब राज्य सरकार को शक्तियां दी गई हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ है या बंटवारा नहीं हुआ है। तो हम इसकी सही परिभाषा ये करेंगे कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है लेकिन एकात्मकता के लक्षण लिए हुए है या एकात्मकता की ओर झुका हुआ है या केंद्रीय सरकार की ओर झुका हुआ है। ये इसकी उचित परिभाषा होगी, इसका उचित आंसर होगा। हमें अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आए और उसमें पूछे वो भारतीय संविधान है, पहला ऑप्शन है संघीय है, दूसरा ऑप्शन संघीय व एकात्मकता का मिश्रण है, तीसरा ऑप्शन न संघीय है न एकात्मक है, और चौथा संघीय है लेकिन एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। सही आंसर होगा चौथा, संघीय है लेकिन एकात्मकता की ओर या एकात्मकता के लक्षण लिए हुए है। तो इसका सही आंसर होगा ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मध्य मार्ग है। संघात्मक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो और एकात्मक व्यवस्थाएं होती हैं वो, उनके बीच में संविधान निर्माताओं ने एक मध्यम मार्ग का चुनाव किया है। विभिन्न जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं भारतीय संविधान को या भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में, तो विशेष रूप से 3 जो विद्वान हैं वेस्टर्न, उनकी बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहले देखो केसी व्हीयर। केसी व्हीयर ने भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके पश्चात क्या पाया कि ये संघात्मक है या एकात्मक है या कैसे है, मिश्रण या बैलेंस है या कहीं झुका हुआ है। एक बात, एक ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑस्टिन का क्या मानना है भारतीय संघात्मक व्यवस्था की। और नंबर 3 मॉरिस जोन्स, तीनों की परिभाषाएं या तीनों ने जो विशुद्ध रूप से भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले हैं वो ये हैं। तो ये मैं तीनों के कमेंट्स भी याद रखने हैं कि उन्होंने अपने निष्कर्ष में क्या पाया है। सामान्यतः एग्जामिनर पूछता है ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार क्या है, मॉरिस जोन्स के अनुसार क्या है, केसी व्हीयर के अनुसार। तो केसी व्हीयर वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अर्धसंघ, अर्धसंघीय, बात वही निकल के सामने आती है जो हमने अभी विश्लेषण प्राप्त किया था कि संघीय है लेकिन आधा ही संघीय है, विशुद्ध रूप से संघीय नहीं है। पूर्ण संघीय तब होता जब शक्तियों का विभाजन ठीक तरह से होता। और हमने क्या करा है, शक्तियाँ जब बांटी हैं तो केंद्र सरकार को अधिक मजबूत बनाया है या संघीय सरकार को अधिक शक्तियाँ दी हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन जो भारतीय संघवाद है या भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसको सहकारी बोलते हैं, सहयोगी या सहकारी, सहकारी बोल सकते हैं, सहयोगी भी। देखो सहकारी का मतलब होता है एक सब के लिए और सब एक के लिए, अर्थात ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसके विश्लेषण में ये पाते हैं कि इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है जो सहयोग पे आधारित है, सहयोगी है। और मॉरिस जोन्स जो शब्द काम में लेते हैं वो लेते हैं सौदेबाजी वाला संघ, अर्थात भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो सौदेबाजी पे डिपेंड है। सौदेबाजी का मतलब होता है गिव एंड टेक, कभी केंद्र से राज्य कुछ मांग करेंगे बदले में कुछ मिलेगा, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं सौदेबाजी वाला। सौदेबाजी अपने आप में जो मॉरिस जोन्स से शब्द काम में लिया है वो नकारात्मक शब्द है भारतीय संघवाद के लिए कि सौदेबाजी पर डिपेंड है। तो देखो सौदेबाजी, मॉरिस जोन्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जो राजनीतिक संस्कृति है उसका अध्ययन किया है और उसके बाद अपने निष्कर्ष बताए हैं। तो हमें विशेष रूप से केसी व्हीयर का स्टेटमेंट याद रखना है कि केसी व्हीयर ने भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए कौन से शब्द काम में लिए हैं, तो उसका आंसर होगा अर्धसंघीय। अगर हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में संविधान लागू होने से, हमारा जो संघीय संविधान लागू हुआ है उससे लेकर अब तक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो स्थिर नहीं रही है। जिस तरह की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी वैसे की वैसी वो स्थिर रही हो, ऐसी बात नहीं रही है। संविधान जो
संघवाद है, माफ़ कीजिएगा, संघवाद जो है वो स्थिर रहने वाला विचार नहीं है, बल्कि गत्यात्मक है। समय के साथ बदलता रहता है वो, कभी उसका पैटर्न बदल जाता है सरकारों के साथ, राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ। तो अगर भारत में जो संघवाद है 1950 से लेकर आज तक की मैं अगर बात करूं, तो भारत में जो संघवाद की प्रवृत्तियां रही हैं, उन प्रवृत्तियों को मैं आपके सामने बताता हूं, तो आप ठीक से समझ पाएंगे कैसी प्रवृत्तियां रही हैं संघवाद की प्रवृत्तियां। देखिए, पहली प्रवृत्ति की मैं बात करूं आपके सामने, भारतीय संघवाद का जो प्रारंभिक रूप था वो किस तरह का था। तो पहला जो था वो केंद्रीयकरणकारी सहयोगात्मक। और ये अवधि है 1950 से 64 की। इस अवधि में हम इसका अगर ठीक से विश्लेषण करेंगे, 1950 से 1964 के बीच में अगर हम भारतीय संघीय व्यवस्था के लक्षणों को देखें, तो उस संघीय व्यवस्था को या उस संघीय प्रवृत्ति को हम केंद्रीयकरणकारी सहयोगात्मक संघ बोल सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, केंद्रीयकरणकारी सहयोगात्मक संघीय व्यवस्था 1950 से 64 के बीच में। आप देख सकते हैं 1950 से 64 का जो काल है भारतीय राजनीति में, वो पंडित नेहरू का काल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का काल है। तो देखो यहाँ पे जो शब्द काम मिलेगा उनको देखना, केंद्रीयकरणकारी क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि जो प्रवृत्तियाँ रही हैं इस समय सरकारों की, वो केंद्र को मजबूत बनाने वाली रही हैं। योजना आयोग का नाम आपने सुना ही होगा, योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ योजना आयोग। और योजना आयोग क्या करता है, संपूर्ण देश के लिए योजना बनाता है, राज्यों के लिए बनाता है। तो योजना आयोग का निर्माण एक प्रस्ताव के माध्यम से संघीय सरकार ने किया। तो योजना आयोग जैसी जो संस्था है जो पूरे देश के लिए कानून बना रही है, उस पर किसका अधिकार है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो ये केंद्रीयकरणकारी प्रभाव रहा है यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं योजना आयोग की स्थापना करके भारत सरकार ने जो शक्तियाँ हैं उनका और केंद्रीकरण करने का प्रयास किया है। लेकिन योजना आयोग रहा है, केंद्रीयकरणकारी प्रवृत्तियाँ भी रही हैं, लेकिन सहयोगात्मक रहा है। इस दरमियान क्या हुआ है, 50 से लेकर 64 तक संपूर्ण भारत की बात कर लें तो मुख्यतया 1950 से 64 के बीच में जो पार्टियां हैं, अगर राज्यों में बात कर लूँ मैं शासन की, तो अधिकांश जो दल थे जो राज्यों में शासन कर रहे थे वो भी कांग्रेस पार्टी थी। सेंटर में भी, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी थी। और नेहरू का प्रभाव इतना था कि जो विवाद थे राज्यों और केंद्र के बीच में वो न्यूनतम रहे, और विवाद रहे भी तो वो केवल दलीय मंचों पर ही निपटा दिए गए, अर्थात कोई गैर कांग्रेसवाद कहीं था नहीं, और इनको जो विवाद थे उनको ठीक से मिटा दिया गया। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं। देखो, केंद्रीकरण भी मिलता है योजना आयोग के माध्यम से, हम देख सकते हैं कि योजना आयोग की स्थापना है वो केंद्रीकरण को मजबूत करती है, लेकिन सहयोगात्मक भी रहा है। देखो, सहयोगात्मक एक उदाहरण बताऊँ मैं आपको, भाषाई आधार पर हमने राज्यों का निर्माण किया है। राज्यों की मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया, यानी राज्यों को की जो मांग है उसको महत्व मिला है, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये जो प्रवृत्ति थी 50 से लेकर 64 तक की, इस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं केंद्रीयकरण सहयोगात्मक प्रवृत्ति या केंद्रीकरणकारी सहयोगात्मक संघवाद 1950 से 64 के मध्य। दूसरा पैटर्न हम देखते हैं, दूसरा पैटर्न है सहकारी सौदेबाजी संघवाद। सहकारी सौदेबाजी संघवाद, इसकी जो अवधि है अगर हम बात कर लें तो ये 6-7 साल का जो काल है, विशेष रूप से 64 से लेकर 71, 1964 से जो 71 की अवधि है, इसके लिए ये शब्द कहाँ मिलते हैं, सहकारी सौदेबाजी संघवाद। देखिए 1964 की जो अवधि को देखेंगे हम लोग, तो 1964 से 66 तक भारत में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का जो काल है वो रहा है यहाँ पे 64 से लेकर 66 तक। तो 64 से 66 तक क्या हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व जो नेहरू के जाने के बाद में, नेहरू की मृत्यु के बाद में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई नेहरू जैसा कोई केंद्रीय नेतृत्वकारी बचा हो, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में 64-65 में भी राज्यों में भी कांग्रेस का ही वर्चस्व था। तो अतः जो राज्य थे वो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्वायत्तता की मांग भी नहीं करी और बहुत ज़्यादा उन्होंने
किसी तरह से केंद्र से या संघ से कोई टकराव भी मोल नहीं लिया। देखिए एक चीज़ को और समझना हमें, 1967 में चौथे जो आम चुनाव हुए थे उसके पश्चात अधिकांश जो राज्य थे उनमें कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। यानी चौथा जो आम चुनाव था उसमें विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई थी। तो गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने सौदेबाजी को बढ़ावा दिया, स्वायत्तता की मांग शुरू करी। तो क्या हुआ है, साथ मिलकर सौदेबाजी के आधार पर संघवाद को आगे बढ़ाया गया है। यानी राज्यों ने स्वायत्तता की तो केंद्र ने सौदेबाजी से काम निपटाया, स्वायत्तता की मांग हुई और इधर सौदेबाजी से काम निपटा दिया गया। तो कहने का मतलब है ये जो काल था ये भी लगभग सहकारी या सौदेबाजी का काल ही रहा है। अब हम बात करते हैं एकाधिकारात्मक संघवाद। तीसरी विशेषता है एकाधिकारात्मक संघवाद। एकाधिकारात्मक संघवाद का मतलब है कि जब संघीय सरकार ने सब जो शक्तियां हैं उनको केंद्रीकरण करने का प्रयास किया या उनको केंद्रीकृत किया, सहयोग यहाँ पे न्यूनतम हुआ या सहकार की जो भावना थी वो यहाँ पे कम हुई। और ये जो काल है वो है 1971 से 77 तक। और आप देख सकते हैं ये जो काल है ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का काल है। इस काल में एकाधिकारात्मक संघवाद की भावना वो प्रबल रही है। यानी शक्ति संतुलन था जो चुनाव के माध्यम से, यानी कांग्रेस थी उसने इस अवधि में चुनाव के समय शक्ति संतुलन स्थापित किया। और जो गांधी थी, गांधी का कद था वो अपने आप में एक विशेष प्रकार का कद था। तो इसके प्रभाव के सामने राज्यों ने कोई बहुत अधिक स्वायत्तता की मांग नहीं करी और कोई टकराहट भी मोल नहीं ली। तो ये जो काल था उसका हम बोलते हैं एकाधिकारात्मक संघवाद। यानी सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों के स्थान से निकल के हम ये कह सकते हैं ये केंद्र के पास ही रही और कोई टकराहट भी नहीं हुआ। यानी शक्ति संतुलन था वो केंद्र के पक्ष में था, हम ये मान सकते हैं। चौथा हम बात करें सौदेबाजी संघवाद। सौदेबाजी संघवाद ये जो समय है ये बहुत लंबा समय नहीं है, 1970 से इसको हम 80 बोल सकते हैं। 3 साल की जो अवधि रही थी भारतीय राजनीतिक इतिहास में। देखिए हम जानते हैं कि ये 1977 है, ये वो वर्ष है जहाँ पे केंद्र में या संघ के स्तर पर भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था का जन्म हुआ था। मिलीजुली सरकार थी जनता पार्टी की, लेकिन उस सरकार के द्वारा यानी बहुदलीय व्यवस्था जन्मी। अब सेंटर में तो ये लोग थे, यहाँ पे केंद्र में सरकार बनी हुई थी इनकी, लेकिन क्षेत्रीय दल भी बराबर उभरे हुए थे। तो बहुदलीय व्यवस्था का जन्म हुआ। ये जो सरकार थी ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी, क्योंकि विशुद्ध रूप से बहुत सारे दलों का मिलन था और इससे ये सरकार चल रही थी। तो राज्यों से समर्थन प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी की जो प्रवृत्ति है, क्षेत्रीय दलों के साथ सौदेबाजी की जो प्रवृत्ति है, ये यहाँ पे उभर के सामने आई थी। तो ये जो काल था इसको हम बोलते हैं सौदेबाजी संघवाद। चौथे के बाद हम देखते हैं केंद्रीयकरणकारी टकरावपूर्ण संघवाद। इसकी जो समयावधि है वो है 1980 से 89 तक। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ये टकराव का काल रहा है, राज्यों के साथ टकराव का काल रहा है। और हम देख सकते हैं कि देखो 1980 से 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 84 से 89 तक श्री राजीव गांधी थे। तो ये इस स्थिति में क्या हुआ है कि यहाँ पे सेंटर में तो यानी संघीय जो सरकार थी उसमें तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त था, लेकिन इस अवधि तक क्षेत्रीय दल थे वो भी राज्यों में मजबूत हो चुके थे और इस केंद्र को चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। और यहाँ पे विशेष रूप से जो इंदिरा गांधी जी का रवैया था वो थोड़ा सा राज्यों के साथ सहयोगात्मक नहीं रहा था। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन जो राज्य हैं उनमें
जो राज्यपाल हैं उनके माध्यम से जो क्षेत्रीय राजनीति है या राज्यों की जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप राज्यों ने अधिक स्वायत्तता की मांग करी और केंद्र के साथ टकराव की नीति रही है लगभग। तो ये केंद्रीकरणकारी या टकरावपूर्ण संघवाद है, ये 80 से 89 तक हमें परिलक्षित होता है। सहकारी सौदेबाजी संघवाद। सहकारी यानी सहयोग भी रहा है लेकिन सौदेबाजी के साथ। इसको हम बोल सकते हैं लगभग 1989 से लेकर 2014 का काल। दोनों शब्दों पे हमें ध्यान देना है, सहकारी और सौदेबाजी। सहकारी का मतलब सहयोग रहा है और सौदेबाजी का मतलब है गिवन टेकन, कुछ राज्यों ने दिया है बदले में कुछ प्राप्त किया है। तो सहकारी सौदेबाजी का जो काल है वो 89 से लेकर 2014 का काल है। और आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि ये वो समय है जब कांग्रेस पार्टी का जो प्राधान्य है, उसकी जो एकदलीय प्राधान्य बना हुआ था देश की राजनीति में, वो यहाँ पे समाप्त होता है और बहुदलीय व्यवस्था का विशुद्ध रूप से जन्म होता है। इस अवधि से लेकर इस अवधि के मध्य पूर्ण बहुमत की सरकार ने कहीं भी कार्य नहीं किया है। यानी केंद्र में जो सरकारें रही हैं वो कैसी रही हैं, वो बहुदलीय सरकारें रही, मिली जुली सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही हैं। तो गठबंधन की राजनीति में क्या हुआ है कि विभिन्न जो राज्य हैं उनके राज्यों के जो दल हैं उनसे यहाँ पे सहयोग प्राप्त किया गया है। तो सहयोग के बदले में संघीय सरकार में जब वो पार्टी में शामिल दल हैं जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो कमोबेश राज्यों के साथ संघीय सरकार की जो भूमिका रही है वो सहयोग की रही है, लेकिन सौदेबाजी के साथ। तो ये इसका छठा चरण है। और ये 7वां और है, इसको हम बोल सकते हैं सहयोगी या प्रतिस्पर्धा संघवाद। सहयोगी या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद हमें यहाँ पे देखना है। और ये इसकी जो कालावधि है वो 2014 के बाद की है, हम वर्तमान तक इसको मान सकते हैं। यानी जो वर्तमान मोदी सरकार है उसके साथ उसकी जो संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसका हम यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। तो देखो इसमें सहयोगी भी रहे और प्रतिस्पर्धात्मक भी है, ये दो शब्द मैंने कहाँ मिली हैं। देखो सहयोगी किस सेंस में है राज्यों के साथ। नंबर 1, अगर हम 2-3 घटनाओं को देखें तो पहली घटना को हम देखते हैं योजना आयोग, जो बड़ा विवाद का विषय था राज्यों और संघ के बीच में कि जो योजनाएं हैं वो उसमें जो राज्य हैं उनको महत्व कम मिल रहा है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो विवाद की जड़ थी, यानी केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उनमें विवाद का एक महत्वपूर्ण विषय था योजना आयोग, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग जो है उसमें राज्यों को नीति बनाने के मामले में, नीतियों के लागू करने के मामले में उनकी जो पहुंच है वो थोड़ी सी बढ़ी योजना आयोग के बजाय, हम ये मान सकते हैं। दूसरा, अगर आपने 2014 का केंद्रीय वित्त आयोग था उसकी सिफारिशों को अगर हम देखेंगे, 2015 में सिफारिशें लागू हुई थी, यानी 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2015 में लागू हुई थी। और केंद्रीय जो कर हैं उनमें जो हिस्सा है राज्यों का वो 32 से 42, यानी पहले 32% हिस्सा था राज्यों का, वो कितना कर दिया गया अब 42%। तो राज्य अपने आप में जो असुरक्षित महसूस कर रहे थे फाइनेंशियली यानी आर्थिक दृष्टि से, वो यहाँ पे अपने आप को समझने लग गए कि भाई यहाँ पे हमें महत्व मिल रहा है। तो जो अधिक स्वायत्तता की मांग है या टकराट की स्थिति है उसका निर्माण नहीं हुआ है। एक अगर हम बात कर लें जीएसटी की, तो तीसरा बिंदु है जीएसटी। तो जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, उसको हम ये कह सकते हैं सहयोगी संघवाद की एक प्रतिरूप है। जीएसटी काउंसिल में जो राज्यों को महत्व दिया गया है और जो कर हैं, अप्रत्यक्ष करों को बांटने के संदर्भ में राज्यों को जो महत्व मिला है, इस सेंस में हम सहयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद शब्द काम में ले रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं उनके विभिन्न जो उद्बोधन हैं इन संघीय संस्थाओं के लिए, उन्होंने भी इसके लिए सहकारी या प्रतिस्पर्धात्मक शब्द ही काम में लिया है। तो ये प्रवृत्तियाँ हैं भारतीय संघवाद की जो हमारे सामने आती हैं। अब हम वीडियो के सबसे अंत की ओर बढ़ गए हैं। अब हम इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं उन पे नज़र दौड़ाएंगे कि कौन से सवाल हैं वो सामान्यतः आते हैं और पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, पहला सवाल तो ये है
भारतीय संविधान में राज्यों का शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी सवाल इस तरह से आता है कंपटीशन के एग्जाम में कि भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए जो शब्द काम मिलेगा राज्यों का, फिर देखो ऑप्शन मिलते हैं आपको, यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। तो ये ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो शब्द काम में आया है वो फेडरेशन नहीं आया है बल्कि यूनियन, भारत। अच्छा, दूसरा, कई बार ऐसा सवाल पूछता है वो कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, फिर वो देता है राज्यों का संघ, फिर संघ। तो हमें देखना है संघ शब्द है वो भारतीय संविधान में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ। संघ न तो यूनियन के रूप में प्रकट हुआ है, न फेडरेशन के रूप में, न किसी कॉन्फेडरेशन या और किसी रूप में, बल्कि राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स शब्द काम में आया है। तो संघ शब्द है वो भी भारतीय संविधान में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। कॉम्पिटिशन की परीक्षाओं में ये भी एक सवाल, एक ट्रेंड बना हुआ है इस तरह के सवाल आने का। एक तीसरा सवाल है, भारतीय जो संघीय प्रणाली है वो किस देश से प्रभावित है। तो हम पढ़ चुके हैं 1867 का जो ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम है, वहाँ से हमने यूनियन शब्द को लिया है। तो वो कन्नाडाई संविधान की प्रमुख आधार रेखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था भारत की है वो कन्नाडा के संविधान से प्रभावित है। फिर एक राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर सवाल आता है बार बार कि भारतीय संविधान में या भारत में जो राज्यों में राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर क्या आएगा? कनाडा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो ठीक कन्नाडाई पैटर्न पे है। कई बार पूछता है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस संघीय संरचना के समान बटी हुई हैं। तो कनाडा में भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित हैं, राज्यों की सरकारों में नहीं हैं। फिर एक सवाल कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि भारतीय संघीय व्यवस्था है विशुद्ध संघीय, विशुद्ध एकात्मक व संघात्मक का मेल। और चौथा ऑप्शन जो हमेशा मिलता है अपने को वो मिलता है कि संघीय व्यवस्था है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो एक सवाल ये भी आता है। और अगर हम बात कर लें, मॉरिस जोन्स वाला सवाल भी बार बार पूछा गया है कि किस राजनीति विज्ञानी ने भारतीय संघवाद की व्यवस्था के लिए सौदेबाजी वाला संघवाद शब्द काम में लिया है। तो उसका आंसर आएगा मॉरिस जोन्स। और एक आधी बार ऐसा सवाल भी आया हुआ है कि भारतीय व्यवस्थाओं में जो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें एक संघ की स्थापना की गई थी। और 70% हमारा संविधान यही है, 1935 का अधिनियम। तो ये भी कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था है वो भारत में जो संघीय व्यवस्था के लक्षण निहित हैं वो 1935 के अधिनियम में निहित थे। तो संघ की स्थापना भारत में 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुई थी। ये भी एक सवाल के रूप में पूछा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है ये भी कई बार पूछा हुआ है। राज्यों का संघ, कई बार वो ऑप्शन में मिलता है राज्यों का संघ, केवल संघ, भारतीय संघ, इस तरह शब्द मिलते हैं अपने को। और एक बार ये भी पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या शब्द काम है। तो भारत और इंडिया दोनों शब्द यहाँ पे काम में आए हैं। तो इस तरह से ये कंपटीशन का रुझान रहता है। लेकिन 2-3 सवाल जो हैं वो मुख्य यही हैं कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था किस पैटर्न पे टिकी हुई है, कन्नाडाई पैटर्न पे। दूसरा सवाल यूनियन शब्द, यानी फेडरेशन नहीं है और संघ भी नहीं है। और तीसरा सवाल है वो ये कि राज्यपालों की नियुक्ति है वो कहाँ से होती है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आप भारतीय संघीय व्यवस्था को ठीक से जान पाए होंगे। धन्यवाद।